हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द हाइलाइट्स ऑफ द बजट 2025-26 और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। पढ़ते हैं आगे। और इस लेक्चर में मैं आपको बता दूं कि हम बहुत सारी डिटेल में चीज़ें डिस्कस करेंगे कि बजट में क्या क्या चीज़ें बात हुई है, उसके ऊपर बात करेंगे। एंड इस वीडियो के अलग से एक एमसीक्यूज़ भी आएंगे, वो एक अलग से वीडियो होगी, वो भी आप देख लेना। और कल मैंने इकोनॉमिक सर्वे भी किया था, इकोनॉमिक सर्वे के भी एमसीक्यूज़ वीडियो आएगी, उसको भी देखना। और भूलना मत, इन दोनों वीडियो को अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। और ताकि आपको पता लगेगा। और ये सारी वीडियोस जो शेयर होती हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर होती हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, तो यहाँ पे आप कनेक्ट रहें क्योंकि यहाँ पे ही सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज़ इकोनॉमिक बजट। फर्स्ट ऑफ ऑल, बजट जो होता है एक उसे हम क्या कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब एक साल भर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें हम पता लगता है कि हमारे जो पैसा आया है वो प्रोजेक्टेड इनकम कितनी होगी या एक्सपेंसेस कितने होंगे, खर्चे कहाँ पे होंगे और किस तरीके से हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज कर पाएंगे सो डैट हम अपने स्पेसिफिक गोल्स को अचीव कर पाएँ और हम अपने रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन कर पाएँ और प्रॉपर तरीके से टैक्स सिस्टम को कंसोलिडेट कर पाएँ। और एट द एंड ये पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट होती है जिसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट कहते हैं। और इसमें सारे इनकम, एक्सपेंसेस, प्रोजेक्शन सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और इस डेटा को तैयार कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। और ये प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रेजेंट करती है। जब ये प्रेजेंट करती है तो पार्लियामेंट इसके ऊपर डिस्कशन और इसके बाद इसका अप्रूवल जारी किया जाता है सो डैट आप अपने एक्सपेंस जो है वो प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। बजट एक ऐसा टूल होता है जिसमें हम अपनी कंट्री के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज कर पाते हैं और गवर्नमेंट जो होती है इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज को जो है अचीव मतलब प्रॉपर तरीके से यूज़ करके इस फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकती है। ये बजट का एक पार्ट होता है, इस तरीके से हम बजट को यूज़ करते हैं। लेकिन अब कंडीशन ये है कि हमारे बजट के अंदर ऐसी कौन कौन से पार्ट्स होते हैं कि हाँ इसमें पता लगता है कि बजट के अंदर एग्जैक्ट चीज़ क्या होती है। देखिए, बजट के अंदर हम बात करते हैं कि कितना पैसा आएगा, कितना पैसा खर्च होगा। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि हमें रेवेन्यू कहाँ से आने वाला है और कैपिटल रिसीट्स कहाँ से आएंगी। रेवेन्यू क्या होता है? चाहे वो टैक्स से हो, चाहे वो नॉन टैक्स आइटम से हो, ठीक है। कैपिटल रिसीट्स का मतलब क्या है? जैसे हमारे बाहर के लोग जो हैं एफडीआई, एफआईआई और बाहर के लोग जो हमारे एनआरआईज वगैरह होते हैं वो पैसा भेजते हैं, सब पैसे की एस्टिमेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। और हम ऐसे तरीके, किस तरीके से हम अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से मीन्स और कौन कौन से वे से बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में चर्चा होती है। हमारे जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उसके एस्टिमेट्स के बारे में यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखा होता है। और प्रॉपर तरीके से हमारे जो लास्ट ईयर हुआ है, क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर हुआ है, उसमें कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च हुआ और अगर हम पॉजिटिव में आ रहे हैं उसका रीज़न क्या है, अगर हम नेगेटिव में आ रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है। पॉजिटिव में आना, सरप्लस में आना, नेगेटिव में आना, डेफिशिएट में आना। तो अगर सरप्लस में भी हो या डेफिशिएट में भी हो तो उसके क्या क्या रीज़न हैं, इसके बारे में सब पता चलता है हमें इस यूनियन बजट में। और हमें पता लगता है कि इस बजट में कि मतलब जो भी बजट आता है तो उसमें आगे के आने वाले साल की क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रहेंगी, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ रहेंगी, किस तरीके का टैक्सेशन प्रपोजल रहेगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, हम कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च करेंगे, कौन कौन सी गवर्नमेंट ने नई स्कीम या नए प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे। और इसमें हम प्रॉपर तरीके से वो पैसा भी लिखते हैं कि जहाँ से हमारा टैक्स का रेवेन्यू आएगा, फीस आएगा, अदर सोर्सेज, मतलब टैक्स और नॉन टैक्स वाली चीज़ें, सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और इसमें हम ये भी लिखते हैं कि हमने जो उधार लिया उसके एस्टिमेट्स क्या हैं। लाइक हम आरबी से उधार लेते हैं, हम फॉरेन कंट्री से उधार लेते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग करते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट होता है, उसके एस्टिमेशंस, अगर घाटा पड़ रहा है, डेफिशिएट हो रहा है, उस चीज़ का भी एस्टिमेशन यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। और इसमें हमें पता लगता है कि गवर्नमेंट खर्च कहाँ पे कर रही है और गवर्नमेंट को पैसा आ कहाँ से रहा है। ये सारी चीज़ों के बारे में हमारे इस यूनियन बजट में लिखा होता है। लेकिन अगेन इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो जब बजट पेश होता है तो बजट बहुत सारी डिफरेंट स्टेजेस में पास होता है। तो इसके लिए 6 स्टेजेस देखने को हमें मिलती हैं। पहले तो आपका प्रेजेंटेशन होता है बजट का। जब बजट प्रेजेंट होता है तो लोकसभा में किया जाता है 1 फेब को हर साल। फाइनेंस मिनिस्टर इसको प्रेजेंट करते हैं। फिर उसके ऊपर होती है जनरल डिस्कशन। जनरल डिस्कशन में कोई भी जो प्रॉपर तरीके से लोकसभा इस बजट को डिस्कस करती है, लेकिन यहाँ पे कोई कट मोशन मूव नहीं किया जाता और हाउस को कहते हैं कि इसके ऊपर आप वोट कीजिए।
जब वोट होती है उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं ना, इस चीज़ के ऊपर, इस पूरे बजट के ऊपर डिस्कशन करते हैं एट द एंड ऑफ द मतलब इसके बाद, मतलब सब चीज़ों के बाद डिस्कशन करते हैं। फिर जब डिस्कशन करते हैं तो डिपार्टमेंटल कमेटीज़ के पास स्क्रूटनी करने के लिए जाता है। कहने का मतलब जो आप पैसा मांग रहे हो कि हमें यहाँ पे पैसा खर्च करना है, तो उसके ऊपर स्क्रूटनी करी जाती है और इसके लिए 3 से 4 हफ्ते दिए जाते हैं इन टीम को और प्रॉपर तरीके से फिर उसके बाद शांति हो जाती है कि हाँ अब इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करी जाएगी। और ये स्टैंडिंग कमेटी जो होती है, डिपार्टमेंटल कमेटीज जो होती हैं, और 3-4 हफ्तों के बाद ये रिपोर्ट हाउस में प्रेजेंट करते हैं। जब हाउस में प्रेजेंट करते हैं तो जो लोकसभा के एमपीज होते हैं इन डिमांड फॉर ग्रांट्स, मतलब डिमांड करते हैं कि हमें ग्रांट्स दीजिए और उसके ऊपर वोटिंग करी जाती है। लेकिन ध्यान रखना, ये वो जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है, यहाँ पे वोटिंग सिर्फ लोकसभा के मेंबर करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखें। क्लियर? और कोई भी वोटिंग जो है उसके ऊपर नहीं होती जो एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। ये एक्सपेंडिचर चार्ज का मतलब क्या है? जैसे सैलरी अलाउंसेस वगैरह, जैसे प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, कैग का, अटॉर्नी जनरल का, और हमारे जुडिशरी के जितने भी लोग होते हैं, जजेस का, इनके ऊपर कोई वोटिंग नहीं करी जाती। और उसके बाद जब वोटिंग हो जाती है डिमांड फॉर ग्रांट्स की, तो फिर एक एप्रोप्रिएशन बिल बनाया जाता है, उसको पास किया जाता है। और जब तक ये एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होता, कोई भी मनी जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकाली जाती। और उसके बाद जो है जब ये पास हो जाता है, पैसे आ जाएंगे और उसके बाद एक फाइनेंस बिल पेश किया जाता है और फाइनेंस बिल से पैसे प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है निकाल लेती है यहाँ से। ठीक है, तो ये 6 स्टेजेस होती हैं हमारी, पूरी की पूरी 6 स्टेजेस हैं किसी भी बजट को पास करने के लिए। नाउ अब देखेंगे कि बजट में, इस साल के बजट में हमें क्या क्या फोकस किया गया है हमारे इस साल के बजट में। देखिए, इन्होंने अगर बात करी जाए जर्नी ऑफ डेवलपमेंट की, तो इन्होंने इंजन्स बोले हैं डेवलपमेंट के। 4 इंजन्स हैं, एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। तो 4 इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करी है यहाँ पे। और ये कह रही है कि कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, ए कंट्री इज इट्स पीपल, यानी कि लोग ही इसकी जो है धरोहर हैं। अकेली जो है सॉइल नहीं, लोग भी इसकी धरोहर होती हैं। तो ये 4 चीज़ों के ऊपर जो है ये इंगेजमेंट करने की बात कर रहा है। और इन्होंने बोला है कि विकसित भारत हम कहते हैं 2047 तक हमने करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? ग्रोथ को एक्सेलरेट करना पड़ेगा, हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि सबका साथ सबका विकास करना पड़ेगा। हमें मिडिल क्लास को जो है राइज करना पड़ेगा, उनके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा, और हमें प्रॉपर तरीके से प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना पड़ेगा, सो डैट जो है मार्केट में कंपटीशन बढ़े और हमारी ग्रोथ देखने को हमें मिले। और जितने भी हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स हैं उनको अपलिफ्ट करना पड़ेगा, जो भी उनके बेसिक रिसोर्सेज चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अगर हम ये ऐसा करते हैं तो हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे, विकसित भारत की तरफ जाएंगे, जो कि हमारा गोल है 2047 तक का। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने फोकस करी हैं। इन्होंने डेवलपमेंट मेजर के लिए फोकस किया है गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी। अगेन इन्होंने 4 चीज़ों के ऊपर फोकस किया है, गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी। और इन्होंने बोला है कि अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ होती है तो रूरल ग्रोथ भी देखने को हमें मिलेगी। अब इसमें इन्होंने प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना की बात करी है, जिसमें ये 100 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेंगे और 1.7 करोड़ फार्मर्स को जो है हेल्प करेंगे अपने एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के साथ। और इन्होंने क्रेडिट बनाने की बात करी है किसान क्रेडिट कार्ड में, जिसमें आपका शॉर्ट टर्म लोन दिया जाएगा 7.7 करोड़ फार्मर्स को, फिशरमैन्स को, डेयरी फार्मर्स को। और इसमें आपका लोन जो होगा इन्हांस करके 5 लाख रुपए तक जो है आपका कर दिया गया है। और ऐसा ही इन्होंने मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी भी किया है, जिसमें हम 5 साल का मिशन है, जिसमें हमारी कॉटन फार्मिंग की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, इंप्रूवमेंट करी जाएगी और सस्टेनेबल तरीके से इसको आगे लेके जाया जाएगा। और इन्होंने बात करी है एक और कि हाई यील्ड सीड्स का नेशनल मिशन, मतलब कि हाई यील्ड मतलब ऐसे सीड्स, जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन देखा था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में उसका रीजन क्या था? HYV सीड ही थे। तो HYV सीड्स अगर होंगे हमारे पास, ठीक है, तो ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और ये इनका जो मिशन है वो ये है कि जिससे हम प्रोडक्टिविटी जब ग्रोथ कर पाएँ और पेस्ट रेजिस्टेंट और क्लाइमेट रेजिलियंस, यानी कि क्लाइमेट के ऊपर कोई फर्क देखने को ना मिले। और इन्होंने बोला है कि हम मखाना बोर्ड भी सेटअप करेंगे बिहार में, मखाना बोर्ड भी सेटअप करेंगे बिहार में, जो कि हमारे इंडस्ट्री में, हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से करेगा।
और इन्होंने एक और बात करी है आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, यानी कि दालों में भी आत्मनिर्भरता जो है बनाने की यहाँ पे बात करी है इन्होंने। आत्मनिर्भरता पल्सेस में कैसे कि इन्होंने 6 साल का मिशन लिया है और स्पेशली 3 दालों के ऊपर फोकस किया है, तुर, उर्द एंड मसूर, इन चीज़ों के ऊपर। अगेन अगर हम ये आत्मनिर्भरता करेंगे तो मेन हमें ये देखना है कि हम इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर पाएँ और एक्सपोर्ट कर पाएँ, यानी कि बेच पाएँ, और अगेन ऐसे सीड्स बना पाएँ जो क्लाइमेट को ख़राब ना कर पाएँ, और इससे हमारी प्रोटीन कंटेंट इन्हांसमेंट होगी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा और पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज प्रॉपर तरीके से करी जाएगी, जिससे किसानों को भी फ़ायदा होगा और प्राइसेस के मामले में भी फ़ायदा देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बात करी है इंडियन पोस्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर रूरल इकोनॉमी। अब रूरल जो इकोनॉमी है, इन्होंने इंडियन पोस्ट को एज ए कैटलिस्ट माना है और रूरल कम्युनिटी जो है, रूरल कम्युनिटी के साथ उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात करी है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप करने की बात करी है इन्होंने, जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने की बात करी है, कैश आउट्स की बात करी है, ईएमआई आप अपना पिकअप कर सकते हैं यहाँ से, इंश्योरेंस देने की बात करी है और डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात करी है, जितने भी छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उनको क्रेडिट देने की बात करी है। तो अगर इंडियन पोस्ट जो है मतलब ये सारी चीज़ें इंडियन पोस्ट करवाएगा, यानी कि पोस्ट ऑफिस जो होते हैं वो एज ए कैटलिस्ट हेल्प करेंगे हमें रूरल इकोनॉमी के लिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस आपको जो है इंडियन पोस्ट को भी यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है। बात करते हैं यहाँ पे, जब इन्होंने बात करी थी कि हम 4 चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, है ना, गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी के ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है एग्रीकल्चर के ऊपर तो इन्होंने ये फोकस किया, लेकिन इसके अलावा ये क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं माइक्रो एंटरप्राइजेज, यानी कि छोटी कंपनीज के लिए, जिसमें आपका जो कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड होगा 5 लाख रुपए लिमिट होगी छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेज यूनिट के लिए, और ये आपको मिलेंगे उद्यम पोर्टल के साथ। पहले साल में 10 लाख जो है इस तरीके के कार्ड जो हैं आपके इशू किए जाएंगे, 10 लाख कार्ड जो हैं ये इशू किए जाएंगे। क्रेडिट जो 5 लाख का क्रेडिट मिलेगा माइक्रो एंटरप्राइजेस को, ठीक है। और ऐसी स्कीम हम लॉन्च करेंगे जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होंगे, जो लोग SC ST कैटेगरी या विमेन होंगी, तो उनके लिए भी 5 लाख जो है आपको मतलब 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी एक नई स्कीम लॉन्च करी जाएगी, जिसमें हम उनको लोन प्रोवाइड करेंगे अप टू 2 करोड़ रुपीज़ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर, यानी कि 2 करोड़ रुपए तक का लोन आपको मिलेगा अगले 5 सालों तक, जो कि फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होंगे, और एक खास करके विमेन SC ST के लिए ये बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है। और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग मिशन है वो मैंडेट करता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो प्रॉपर तरीके से, कहने का मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे देखने को ना मिले, और वर्क फोर्स जो है अच्छे तरीके से काम हो पाए, और जो जॉब्स है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएँ, और हमारा जो MSME सेक्टर है इसको अच्छे तरीके से बढ़ाया जा सके और टेक्नोलॉजी को अवेल किया जा सके, जिससे हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना पाएँ और हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों के ऊपर मेन फोकस यहाँ पे कर सके। क्लियर? अब ऐसा है कि अगर देखा जाए कि मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हो, आप पैसा भी दे रहे हो, अब ऐसा तो है नहीं लेबर के ऊपर फोकस ना किया जाए, तो इन्होंने लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के ऊपर भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि इन्होंने बात करी है जो लेदर सेक्टर है, फुटवियर सेक्टर है, तो यहाँ पे आपको 22 लाख पर्सन्स को जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, जिसमें जो जनरेट करेगा 4 लाख करोड़ रुपया और 1.1 लाख रुपए का एक्सपोर्ट। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जहाँ पे लेबर भी बहुत ज़्यादा काम करती है, तो यहाँ पे भी फोकस किया जा रहा है, खास करके फुटवियर एंड लेदर सेक्टर की हुआ 4 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस, यानी कि टर्नओवर, एंड 1.1 लाख करोड़ की एक्सपोर्ट, तो दिस इज ए ह्यूज अमाउंट, ओके। अब ऐसा ही इन्होंने बात करी है टॉय सेक्टर के ऊपर, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, स्किल्ड काम है यहाँ पे, तो इन्होंने बात करी है कि यहाँ पे ये हाई क्वालिटी, यूनिक, इनोवेटिव और सस्टेनेबल टॉयज बनाएंगे, और इसके ऊपर ब्रांड का नाम होगा मेड इन इंडिया, नॉट मेक इन इंडिया, दिस इज मेड इन इंडिया, ध्यान रखना है आपको, ओके। फूड प्रोसेसिंग जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, आपकी कंपनीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको सपोर्ट दिया जाएगा, और कहा गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी हम सेटअप करेंगे बिहार के अंतर्गत, जो फार्मर्स की इनकम को बढ़ाएगी, उनके अंदर स्किल पैदा करेगी, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाएगी, और लोगों को, यूथ को खास करके अपॉर्चुनिटी देगी एम्प्लॉयमेंट की। तो ये सारी बात करी गई है यहाँ पे, और इसीलिए इन्होंने क्रेडिट देने की बात करी है। अगर लेट सपोज कि जो ये MSMEs हैं, छोटी बिजनेसेस हैं, ठीक है, तो पहले हम 5 करोड़ रुपए का इनको लोन देते थे, अब इन्होंने कहा कि हम 10 का देंगे,
स्टार्टअप्स को पहले 10 का था और जो है अब 20 का मिलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम स्टार्टअप्स के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, एमएसएमईज के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, और अगर आप एक्सपोर्टर्स हैं और एमएसएमईज चलाते हैं तो आपको टर्म लोन मिलेगा अप टू 20 करोड़ रुपीज। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, ठीक है। तो रिवाइज में 10 करोड़ रुपए का एमएसएमईज और 20 करोड़ का स्टार्टअप्स, और अगर आप एक्सपोर्टर्स हैं तो आपको 20 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा यहां पे। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब पहले क्या होता था, हमारी जो एमएसएमई की क्लासिफिकेशन होती थी कुछ और होती थी, तो इन्होंने इस बार भी इसको रिवाइज किया है। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को कैसे, पहले अगर आप 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते थे तो आपको कह देते थे कि यहाँ माइक्रो यूनिट में हो, 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते थे तो स्मॉल कहते थे, 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते थे तो मीडियम कहते थे। नाउ अब इसमें रिवाइज क्या हुआ है, तो 2.5 करोड़ रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप माइक्रो कंपनी में आएंगे, 25 करोड़ कर रहे हैं तो स्मॉल में आएंगे, 125 कर रहे हैं तो आप मीडियम में आएंगे। और टर्नओवर कितना बोला है इन्होंने, पहले अगर आप 5 करोड़ का टर्नओवर करते थे तो माइक्रो, 50 करोड़ का करते थे तो स्मॉल, 250 करोड़ का करते थे तो मीडियम। अब इन्होंने कहा कि अगर आप 10 करोड़ का टर्नओवर करेंगे तो माइक्रो, 100 करोड़ का टर्नओवर करेंगे स्मॉल, और 500 करोड़ का टर्नओवर करेंगे तो मीडियम। तो कहने का मतलब इन्होंने एमएसएमईज के ऊपर भी जो है दिमाग लगाया है, और क्योंकि एमएसएमईज जो हैं हमारे भारत देश में ग्रोथ करते हैं, हमारे भारत देश में इंप्लॉयमेंट करते हैं, हमारे भारत देश की जीडीपी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें की रिवीजन यहाँ पे देखने को हमें प्रॉपर तरीके से मिलती है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन्होंने बात करी है कि यहाँ पे हम लोगों के साथ, लोगों के लिए इन्वेस्ट करेंगे, इकोनॉमी और इनोवेशन में हम इन्वेस्ट करेंगे। जैसे इन्होंने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण के अंदर जाने के, अगेन खाना पीना प्रॉपर तरीके से, न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड करेंगे लोगों तक, और हम आईआईटीज़ की एक्सपेंशन करेंगे। जो डे केयर कैंसर सेंटर्स हैं सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आपके देखने को मिलेंगे। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें कहा है कि हम जितने भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं स्कूल और हायर एजुकेशन के लिए उनको डिजिटल फॉर्म में भी अपलोड करेंगे। और नेशनल सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर स्किलिंग, कहने का मतलब ये है स्किलिंग के लिए हम नेशनल सेंटर सेटअप करेंगे जो कि ग्लोबल एक्सपर्टीज होंगी, और पार्टनरशिप करेंगे ग्लोबल लेवल के ऊपर, सो डैट हम अपने लोगों को स्किल भी प्रोवाइड कर सकें। अटल टिंकरिंग लैब इनोवेशन के लिए हम जो है गवर्नमेंट स्कूल में अगले 5 सालों में 50,000 जो लैब सेटअप करेंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एजुकेशन सेक्टर के लिए हम 500 करोड़ रुपया प्रोवाइड करेंगे। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी जाएगी सारे गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स में, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में इन द रूरल एरियाज। और मेडिकल एजुकेशन के लिए भी हम एक्सपेंशन करेंगे, 10,000 एडिशनल सीट्स बनाएंगे, और 10,000 एडिशनल सीट्स बनाएंगे, और हम ऐड करेंगे 75,000 सीट्स तक लेके जाएंगे अगले 5 सालों में। 10,000 सीट ऐड करेंगे और अगले 5 सालों तक हम 75,000 सीटें ऐड कर देंगे। तो दैट मीन्स हम हेल्थ के ऊपर भी यहाँ पे फोकस करने की बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि, जितने भी जो लोन हैं, जितने भी हमारे इसमें हम इन्हांस करेंगे, लोन इन्हांस करेंगे, आप बैंक से ले सकते हैं, यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड, कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट इन लोगों को प्रोवाइड करी जाएगी यहाँ पे। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी वेलफेयर किया जाएगा, जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ई श्रम पोर्टल के ऊपर, और प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना के लिए आप हेल्थ केयर के लिए आप यहाँ पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है, आपने यहाँ पे इनोवेशन के ऊपर बात करी, आपने यहाँ पे हेल्थ के ऊपर बात करी, आपने यहाँ पे हमारी भाषा लैंग्वेज के ऊपर बात करी, स्किलिंग के ऊपर बात करी, इनोवेशन के ऊपर बात करी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करी, हेल्थ के ऊपर बात करी, और वर्कर की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए भी बात करी। तो ये इनके मेन ऑब्जेक्टिव रह रही हैं यहां पे। अब इन्होंने बात करी है कि अगर हम लोगों में इन्वेस्ट करेंगे, इनोवेट करेंगे, तो हमें खर्चा भी लगाना पड़ेगा ना, तो कैसे इन्वेस्ट किया जाए, किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए। तो यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट दी है स्टेट्स को फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें आपका 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो है यहाँ पे आउटले रखा गया है। 50 सालों तक इंटरेस्ट फ्री लोन हम प्रोवाइड करेंगे स्टेट्स को, सो डैट यहाँ पे वो अपना काम कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप कर सकें। जल जीवन मिशन में हम 100% कवरेज करेंगे, सो डैट जो पाइप्ड वाटर है आपके पूरे हर जगह तक पहुंच सके टिल द 2028 तक हम पाइप्ड वाटर सब जगह पे पहुंचा दें।
पावर सेक्टर रिफॉर्म अगर हम कर रहे हैं तो इनमें हम क्या करेंगे, जो इंट्रा स्टेट यानी कि जो आपकी विद इन द स्टेट ट्रांसमिशन होती है तो इसको इंसेंटिवाइज किया जाए। डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म हम करेंगे और एडिशनल हम बोरो करेंगे 0.5% ऑफ जीडीपी टू द स्टेट कॉन्टिजेंट ऑन दीज रिफॉर्म, यानी कि हम एडिशनल 0.5% जो है यहाँ पे बोरिंग भी करेंगे कि हाँ अगर आप इस तरीके से पावर सेक्टर में रिफॉर्म लेके आ रहे हैं, आप चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपको इंसेंटिवाइज यहाँ पे किया जाएगा। उसके लिए आपको 0.5% ऑफ जीडीपी बोरो भी आप कर सकते हैं। और अगला प्लान है जी इनका एसेट मोनेटाइजेशन प्लान, जिसमें हम जो है आपकी कैपिटल 10 लाख करोड़ रुपए की आप लगाएंगे नए प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो और आपका अगर लेट सपोज कि शहर के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो आपके लिए अर्बन चैलेंज फंड भी बनाया गया है, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट करी जाएगी, जिसमें शहरों को एज ए ग्रोथ हब बनाया जाएगा और डेवलपमेंट करी जाएगी। शहरों की वाटर और सैनिटेशन के लिए भी यहाँ पे काम किया जाएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड भी जो है आपका बनाया गया है और इसमें 25,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस दिया गया है, जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस करेगा और इसमें 49% कंट्रीब्यूशन जो होगी गवर्नमेंट की देखने को हमें मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेरीन लाइफ को भी हमें देखना ज़रूरी है और हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत। तो न्यूक्लियर एनर्जी तो आनी ही चाहिए और इसके लिए अमेंडमेंट करी जाएगी आपकी एटॉमिक एनर्जी एक्ट में, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज में। तो आप जो है यहाँ पे पार्टनरशिप करेंगे प्राइवेट सेक्टर के साथ और आप जो है विकसित भारत की तरफ लेके चले जाएंगे। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, जिसमें हम रीजनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं 120 न्यू डेस्टिनेशन में और इसमें 4 करोड़ पैसेंजर जो है अगले 10 सालों में ट्रैवल करेंगे, यानी कि 120 नई जगहों के ऊपर हम अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। और ऐसा ही जो बिहार की फ्यूचर नीड है, जैसे कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, यानी कि नए सिरे से, बिल्कुल नए सिरे से आपके एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा जो वेस्टर्न कोशी कैनाल है वहाँ पे, और वेस्टर्न कोशी, क्योंकि कोसी जो है वो आपका सौरव बिहार है, क्योंकि जो कोसी रिवर है वो क्या करती है, फ्लड वगैरह लेके आती है, तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और अगला है स्वामी फंड 2, इसमें हम 15,000 करोड़ रुपए का जो है एक्सपीडिशियस कंप्लीशन ऑफ 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट थ्रू द ब्लेंडेड फाइनेंस। कहने का मतलब ये है कि 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट सेटअप करेंगे, 15,000 करोड़ रुपए का आपको जो है पैसा दिया गया है विद द ब्लेंडेड फाइनेंस, यानी कि एक साथ नहीं मिलेगा, धीरे धीरे करके आपको जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोगों में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इकॉनमी अपने आप जो है ग्रोथ देखने को हमें मिलेगी। तो इसीलिए इन्होंने जो यहाँ पे रखा है इन्वेस्टिंग इन द पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से ये पैसे इन्वेस्ट करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। और यहाँ पे टूरिज्म ग्रोथ के लिए भी बात करी गई है, जिसमें 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो हैं वो बनाई जाएंगी स्टेट्स के साथ मिलके, और वीज़ा फैसिलिटीज सेटअप करी जाएंगी, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किए जाएंगे यूथ के लिए, और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव दिए जाएंगे स्टेट्स को, मुद्रा लोन प्रोवाइड किया जाएगा जो लोग आप घर पे बैठ के काम कर सकते हो, ईज ऑफ ट्रैवल और कनेक्टिविटी दी जाएगी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो कहने का मतलब इनका फोकस आगे टूरिज्म भी देखने को आपको मिल रहा है। अगेन वही सेम चीज़ है, इन्वेस्टिंग इन द पीपल, इकोनॉमी एंड द इनोवेशन, ये इनका मेन गोल है। बात करते हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप के ऊपर 10,000 फेलोशिप टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप किए जाएंगे, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये सेटअप किए जाएंगे यहाँ पे। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एलोकेटिंग द 20,000 करोड़ रुपी टू इंप्लीमेंट द प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इनिशिएटिव, यानी कि 20,000 करोड़ रुपया जो है आपका लगाया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च में। जीन बैंक्स बनाए जाएंगे जिसमें आप अपना जो सीड्स होते हैं, जो जीन्स हैं सीड्स की, या क्रॉप्स की, तो उसको आप जो है मतलब प्रिजर्व कर पाएंगे, सो डैट हम अपने फ्यूचर फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को सेटअप कर पाएँ। और ये सेकंड जीन बैंक होगा जहाँ पे 10 लाख जर्म प्लाज्म सेटअप किए जाएंगे। नेशनल जियो स्पेशियल मिशन, यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात करी गई है, और हम प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति फैसिलिटेट करेंगे, मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड करेंगे, अर्बन प्लानिंग करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का डिज़ाइन करेंगे।
और ऐसा ही ज्ञान भारतम मिशन भी सेटअप किया गया है। ज्ञान भारतम मिशन में हम जितने भी हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जहाँ हमारी पुरानी जो चीज़ें हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की चीज़ें हैं, तो 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स को पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट करके कंजर्व किया जाएगा, जो कि हमारे हेरिटेज में आपको हेल्प करेगा। और ये सेटअप कहाँ पे किया जाएगा, जमा कहाँ पे किया जाएगा, नेशनल डिजिटल रेपोजिटरी में, जिसमें आप ये सारी चीज़ें सेटअप करेंगे और अपनी धरोहर को आगे लेके जाएंगे। और ऐसा ही हमने एक्सपोर्ट्स के प्रमोट करने की यहाँ पे बात करी है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन दिया गया है, जिसमें हम सेक्टोरल और मिनिस्ट्रियल टारगेट जो है आप प्रॉपर तरीके से करेंगे, उनको क्रेडिट एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा, क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट दिया जाएगा और नॉन टैरिफ मेजर जो हैं आपके ओवरसीज मार्केट में दिए जाएंगे, जिससे आपका एक्सपोर्ट जहाँ से बढ़ सके। भारत ट्रेड नेट, ये एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पे सेटअप किया जाएगा, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से ट्रेड का डॉक्यूमेंटेशन कर पाएँ और उनके फाइनेंस सोल्यूशन दे पाएँ, और इसमें ग्लोबल चेन सप्लाई को सपोर्ट कर पाएँ। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ये गाइडेंस रहेगी स्टेट्स के लिए, जिसमें जो टियर 2 सिटीज़ हैं उसके लिए हम ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर यहाँ पे क्रिएट कर पाएँ। एयर कार्गो के लिए वाटर वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ सेटअप कर पाएँ, क्योंकि ये एयर कार्गो के अंतर्गत जो सामान जाता है, बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू पेरिशेबल हॉर्टिकल्चर का सामान जाता है, तो इसके लिए हमें एयर कार्गोस के लिए वाटर वेयर हाउस फैसिलिटी भी यहाँ पे सेटअप करनी पड़ेगी, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो आप ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि किस तरीके से हाउ वी कैन प्रमोट द एक्सपोर्ट्स, मतलब क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी वहाँ पे। और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म डेवलपमेंट कर रहे हैं, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर बनाया जा रहा है, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को हेल्प करेगा, गांव में लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है। पार्शियल क्रेडिट इन्हांसमेंट फैसिलिटी दी जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। केवाईसी रजिस्ट्री जो है वो रोल्ड आउट करी जाएगी आपकी 2025 से। रैशनलाइजेशन कंपनी मर्जर्स का स्पीडी अप्रूवल किया जाएगा, जल्दी से जल्दी 2 कंपनी अगर मर्ज करना चाहती हैं तो कर सकते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर के अंतर्गत एफडी लिमिट 74 से 100% जो है आपकी कर दी जाएगी। दिस इज इंपॉर्टेंट डेटा, 74 से 100% जो है आपका एफडी करी गई है यहाँ पे, ठीक है। और टैक्स रिफॉर्म बहुत सारे लेके आए गए हैं। डायरेक्ट टैक्सेस में काफ़ी चेंजेस किए जाएंगे। न्यू इनकम टैक्स बिल जो है इंट्रोड्यूस करने की बात करी गई है यहाँ पे। बहुत सारे रेगुलेटरी रिफॉर्म भी हैं, जैसे कि हाई लेवल कमेटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट्स कि कितना स्टेट्स जो हैं फ्रेंडली इन्वेस्ट करवा रहे हैं वहाँ पे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल मैकेनिज्म, जो कि करंट फाइनेंशियल रेगुलेशन करेगी, और हमारी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि स्टेट्स के अंदर जो है अच्छे तरीके से फाइनेंस प्रॉपर तरीके से आए और इन्वेस्ट होता जाए। और एक जन विश्वास बिल 2.0 यहाँ पे बात करी गई है कि ये डीक्रिमिनलाइज करेंगे 100 प्रोविजन द वेरियस लॉ। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे कानूनों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि हर चीज़ के ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटी की देखने को मिलता होगा कि हाँ ये भी क्राइम है, ये भी क्राइम है। तो इन्होंने बात किया कि हम 100 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज करेंगे वेरियस लॉस के अंतर्गत, सो डैट आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाएँ। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप पैसा इन्वेस्ट कर पाएँ, तो उनको डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा, वो एक्टिविटीज़ को हटाया जाएगा। वो आगे जानने वाली होंगी कि क्या 100 प्रोविजन देखने को हमें मिलती हैं। अब अगर देखा जाए यहाँ पे इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल की बात करी जाए, तो जितने भी कस्टम टैरिफ हैं, कस्टम मतलब जो आप इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो कस्टम टैरिफ के ऊपर इन्होंने रैशनलाइजेशन करी है, ठीक है। टैरिफ रेट्स को इन्होंने रिमूव किया है, और सेस और चार्ज नॉट मोर देन 1 सेस और सरचार्ज, यानी कि मतलब जा तो एक ही सेस होगा या एक ही सरचार्ज किया जाएगा। ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो एक ही अप्लाई किया जाएगा, इससे ज़्यादा अप्लाई नहीं होंगे। और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जितने भी इफेक्टिव ड्यूटी इंसिडेंस ऑन मोस्ट आइटम एंड लोअर सेस ऑन द सर्टेन आइटम, मतलब कि यहाँ पे इक्विवेलेंट सेस प्रोवाइड किया जाएगा कुछ अच्छी चीज़ों के ऊपर, और जो सर्टेन आइटम्स के ऊपर कुछ कम सेस दिया जाएगा। सेस एक्चुअली क्या होता है कि इन्वायरमेंट जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए दिया जाए। जैसे अगर लेट सपोज कि आप कोई बाइक खरीदते हैं, ठीक है, बाइक खरीदते हैं तो बाइक के ऊपर आपको एक्स्ट्रा टैक्स दिया जाता है, देना पड़ता है, जिसे हम सेस कहते हैं, जैसे रोड सेस कहते हैं, ठीक है, या फिर आप पोल्यूशन सेस कहते हैं कि जब आप रोड के ऊपर लेके जाएंगे ना, तो ऑब्वियसली बात है, तो पोल्यूशन करेंगे तो इन्वायरमेंट सेस देना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, एजुकेशनल सेस होते हैं, तो मतलब इन्होंने बात किया कि इक्विवेलेंट सेस प्रोवाइड किया जाएगा, और कुछ चीज़ों के ऊपर हम लोअर सेस भी देंगे। और इन्होंने सेक्टर स्पेसिफिक भी प्रपोजल रखे हैं यहाँ पे,
जैसे मेक इन इंडिया, जैसे एलईडीज, एलसीडीज, टीवीज, टेक्सटाइल आप घर में बनाइए, ठीक है, मतलब हमारे देश में बनाइए, ठीक है। और इन्होंने जितने भी शिप बिल्डिंग वाली चीज़ें हैं उन पे 10 सालों के लिए एग्जेम्पशन दे दी है, और शिप ब्रेकिंग हो और एक्सपोर्ट ऑफ रेलवे गुड्स इंपोर्टेड फॉर रिपेयर। कहने का मतलब यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से आप अपना बिजनेस सेटअप करें, और जो है यहाँ पे जो है मतलब चाहे शिप बिल्डिंग बना रहे हो, शिप तोड़ रहे हो, जब बाहर से कोई चीज़ ऐसे आ रही है, रेलवे के सामान आ रहे हैं, उसकी आप रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो उसमें एग्जेम्पशन दे दी गई है आपको 10 सालों के लिए, आप करें काम यहाँ पे, पैसा लेके आएँ, आप अपनी ग्रोथ करें, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात करी गई है, हैंडीक्राफ्ट और लेदर सेक्टर्स के अंतर्गत ट्रेड को फैसिलिटेट किया गया है, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है, तो उसको लिमिट किया गया है, और प्रॉपर तरीके से वॉलंटरी डिक्लेरेशन आप अपने मटेरियल फैक्ट्स की दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले टाइम फिक्स था, तो अब ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप विदाउट पेनल्टी जो है आप अपने जो है टाइम लिमिट फिक्स फॉर द फाइनलाइजेशन ऑफ द प्रोविजनल असेसमेंट, न्यू प्रोविजन फॉर वॉलंटरी डिक्लेरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, पोस्ट क्लियरेंस एंड ड्यूटी पेमेंट विद द इंटरेस्ट बट विदाउट पेनल्टी। मतलब आप जो चीज़ें हैं आप डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप टाइम लिमिट में कर दीजिए बट आपको कोई पेनल्टी यहाँ पे नहीं लगेगी। और यहाँ पे इन चीज़ों को जितने भी रूल्स रेगुलेशन है ट्रेड्स के लिए, तो इसको अमेंड किया गया है कि आप 1 साल तक जो है आप इन चीज़ों को बता सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है आपकी लाइफ सेविंग जितनी भी मेडिसिन हैं उनको एक्सेस देने की यहाँ पे बात करी गई है, जिसमें 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स को एग्जेम्प्टेड किया गया है लिस्ट से, 6 मेडिसिन को 5% ड्यूटी लिस्ट में लेके आया गया है, 37 मेडिसिन और 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम को एग्जेम्प्ट लिस्ट में लेके आया गया है कि यहाँ पे हम इन चीज़ों के ऊपर कोई टैक्स वगैरह नहीं लेंगे, ठीक है। अब ऐसा ही ये इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल था, अब ऐसा ही हमारा डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल है, जिसमें इन्होंने बात करी है 0 to 4 लाख के ऊपर कोई भी आपका टैक्स नहीं दिया जाएगा, मतलब पर्सनल इनकम टैक्स के ऊपर, और फोकस किया गया है मिडिल क्लास के ऊपर। और 0 to 4 लाख इज नील, 4 to 8 लाख इज 5%, 8 to 12 इज 10%, 12 to 16 इज 15%, ऐसे ही आपके मैक्सिमम लिमिट 30% है ग्रेटर देन द 24 लाख। और ये जो है हेल्प करेगा हमारी मिडिल क्लास को, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने की बात करी गई है, और इसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है आप कर पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे, और फॉर ए ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, यानी कि आप ऐसी स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि आप जो है जितनी मर्जी बड़ी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं फॉर ए ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 ईयर्स तक कुछ भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और जितने भी जो ओशन के रूल्स रेगुलेशन है उसको एक्सपेंड किया गया है, जिससे आपके इंटरनेशनल टैक्सेशन में भी आपको मतलब कम टैक्स लगे, जिससे आप जो है इन्वेस्ट कर पाएं इंडिया के अंतर्गत और देश की ग्रोथ में आप हेल्प कर पाएं, ठीक है। और टीडीएस जो का रैशनलाइजेशन किया गया है, और इसका ट्रेडिशनल जो चीज़ों को मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने की यहाँ पे बात करी गई है, जिसमें सीनियर सिटीजन्स का जो टैक्सेशन लिमिट है वो आपका टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन 50,000 से 1 लाख रुपए हो चुका है। एनुअल लिमिट जो है 2.4 लाख फॉर टीडीएस ऑन रेंट इंक्रीज टू द 6 लाख, मतलब टीडीएस जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है वो भी आपका बढ़ा दिया गया है सीनियर सिटीजन्स के लिए। और वॉलंटरी कंप्लायंस को एनकरेज किया गया है, जिसमें आप अपनी फाइल अपडेटेड रिटर्न्स जो हैं भर सकते हैं। पहले करंट लिमिट थी 2 साल, अब आपका 4 साल कर दी गई है कि आप 4 साल तक की वॉलंटरी कंप्लायंस कर सकते हैं, अपनी फाइल रिटर्न्स कर सकते हैं, और इससे जो बर्डन है वो कम होगा। अब बर्डन कम कैसे होगा, जैसे कि आपकी जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, वो अपना जो मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, पहले 5 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, तो अब 10 साल के अंदर वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो उनके ऊपर कंप्लायंस जो है वो कम देखने को आपको मिलेगा। और एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने स्कीम्स लॉन्च करी है। तो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया है 5 साल फॉर द स्टार्टअप, मतलब आप 5 साल तक जो है इन्वेस्टमेंट करें, आपको जो है ये कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में जितनी भी टैक्सेशन सर्टिनिटीज़ हैं इसको ख़त्म करने की यहाँ पे बात करी गई है, जिससे सिक्योरिटी आपकी बढ़ाई जाएगी, इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और आपको जो है बेनिफिट दिए जाएंगे जो आपकी शिप लीजिंग यूनिट हैं, इंश्योरेंस ऑफिस हैं या ट्रेजरी सेंटर्स हैं ग्लोबल कंपनीज़ के, तो यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के ऊपर टैक्स जो है जो एग्जम्पशन जो है आपको प्रोवाइड करी गई है। तो ये डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल देखने को हमें मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कि पैसा आया कहाँ से, पैसा गया कहाँ पे। देखिए पैसा सबसे अगर बात करी जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा जो आया है हमें, दैट इज़ 24% बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज, यानी कि हमने पैसा उधार मांगा है।
लेकिन अगर बात करी जाए टैक्स सिस्टम की, तो टैक्स सिस्टम में सबसे ज़्यादा पैसा आया है हमें इनकम टैक्स से, और दूसरे नंबर पे आया है जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से, और उसके बाद आया है हमें कॉरपोरेशन टैक्स से। और सबसे कम की बात करी जाए तो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स हुए हैं हमारे 1%। यूनियन एक्साइज ड्यूटी भी आपका 5% है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बोरिंग आ जाएगा, टैक्स सिस्टम, इनकम टैक्स आ जाएगा, इनकम टैक्स के बाद जो है आपका जीएसटी और अदर टैक्स, फिर उसके बाद आपका कॉरपोरेशन टैक्स, और कॉरपोरेशन के बाद जो नॉन टैक्स रिसीट्स एंड ऑल ये सब चीज़ें, और उसके बाद यूनियन जो है एक्साइज ड्यूटी जो है आपको 5% देखने को मिल रही है, ठीक है। अब पैसा गया कहाँ पे? सबसे ज़्यादा जो पैसा हमारा खर्च किया गया है वो किया गया है 22%, जिसमें आपका स्टेट्स का शेयर दिया गया है टैक्स सिस्टम में। इसके अलावा कहाँ पे खर्च किया गया है? सबसे ज़्यादा चंक पैसा लेके जाता है हमारा इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो आप वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते हो, आईएमएफ से पैसा लेते हो, व बाकी जगहों से पैसा लेते हो, उसमें इंटरेस्ट जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए हमारा 16% पैसा सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट जो है सारा 100% पैसा खर्च कर रही है, ठीक है। जिसमें आपका कैपिटल जो डिफेंस सब्सिडीज वगैरह को निकाला गया है, 16% खर्चा होता है यहाँ पे। अगर देखा जाए यहाँ पे देखो अदर एक्सपेंडिचर, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें सेंटर और स्टेट्स का शेयर होता है, फाइनेंस कमीशन में, डिफेंस, ये सारे के सारे 8% हैं, ठीक है। सब्सिडीज़ के ऊपर 6% पैसा, और पेंशन्स के ऊपर 4% पैसा खर्च किया जाता है। तो ये टैक्स, ये पैसा आया और ये पैसा गया, ये डेटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं रिसीट्स की, पैसा आया कहाँ पे। अब रेवेन्यू रिसीट्स की अगर बात करी जाए तो 2023-24 में जो एक्चुअल था, ठीक है, वो 27.3 लाख करोड़ था, और इन्होंने एस्टिमेशन दी है 2025-26 में कि 34.2% जो 34.2 लाख करोड़ होगा 2025-26 में। और ऐसे ही अगर देखा जाए कैपिटल रिसीट्स का, यानी कि लॉन्ग टर्म पैसा, जहाँ एफडीआई, एफआईआई, ठीक है, जहाँ बाहर का कोई पैसा अगर आता है, तो 2023-24 में 17.1, ठीक है, 17.1 लाख करोड़, और एस्टिमेशन दी है इन्होंने 16.4 लाख करोड़ की 25-26 में। तो मतलब ये पैसा डाउन जा रहा है। इसका मतलब हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना पड़ेगा, इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा जो है 16.3 रहा है आपका 2024-25 में। तो मतलब आपके एफडीआई के रूल्स रेगुलेशन, ठीक है, तभी इन्होंने एफडीआई जो इंश्योरेंस में 100% प्रोवाइड कर दी है कि हाँ आप आए यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। एफडीआई के लिए रूल्स रेगुलेशन हमें थोड़े से अच्छे करने पड़ेंगे। जो हमारे देश के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं टैक्स सिस्टम को लेके या कुछ भी, तो उनको जो है एग्जेम्पशन लिस्ट में लेके आना पड़ेगा या कम करने पड़ेंगे, जिससे बाहर के लोग जो है यहाँ पे पैसा खर्च कर पाएं, ठीक है। तो ये तो पैसा आने की बात होगी। अब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, पैसा खर्च कहाँ पे किया जाएगा। 2023-24 में 34.9 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात आई थी, और क्योंकि ये देखो रेवेन्यू क्या होता है, टैक्स और नॉन टैक्स वाला, ठीक है। तो टैक्स और नॉन टैक्स वाला खर्चा कहाँ पे किया जाएगा, 2025-26 में बोल रहे हैं 39.4%, 39.4 लाख करोड़ रुपए जो है आपका रेवेन्यू का खर्च किया जाएगा। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करी जाए तो 12.5 लाख करोड़ रुपए एक्चुअल था 2023-24 में, और 25-26 में इन्होंने बोला कि 15.5 लाख करोड़ रुपया होगा इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो आपका मशीनों के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रोड्स के ऊपर ऐसा पैसा खर्च किया जाएगा, तो दैट वाज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके। बात करते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक फाउंडेशन की। डेफिसिट ट्रेंड अगर हम देखते हैं कि घाटा कहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो 2011-12 में कम हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद 22-23 में फिर कम होता है, फिर उसके बाद 23-24 में फिर कम होता है, ठीक है, 24-25 में फिर कम होता है, और इस साल का 25-26 में इन्होंने बोला है 4.4, यानी कि 6.7 से हम आ चुके हैं 4.4। तो फिस्कल डेफिसिट हुआ 4.4, जो हमारे देश का खुद का घाटा होता है। रेवेन्यू डेफिसिट की बात करी जाए तो 2021-22 में 4.4 और घट के ये 1.5 रह जाएगा 2025-26 में। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात करी जाए 3.3% आपका है 2021-22 में, और 0.3% होगा आपका 25-26 में। प्राइमरी डेफिसिट जिसे हम मोनेटाइज डेफिसिट भी कह सकते हैं, और इसमें हम 3.3% जो है आपका 21-22 में, और 0.8% जो है आपका 25-26 में देखने को हमें मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट डेटा, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, कितना परसेंटेज बोला गया है, पेपर में पूछे जाती हैं चीज़ें। अब बात करी जाए यहाँ पे नेट रिसीट की। नेट रिसीट का मतलब क्या है कि जहाँ से सेंटर से पैसा अगर आता है हमें, ठीक है, चाहे वो टैक्स रेवेन्यू की बात करी जाए, चाहे वो उधार मांगा हो, वगैरह वगैरह।
2021-22 में, ठीक है, तो यहाँ पे था ये, ठीक है, मतलब 0.4 लाख करोड़। ये अब बढ़ के 25-26 में एस्टिमेट लगाया जा रहा है 0.8 लाख करोड़। दिस इज ह्यूज अमाउंट, अगेन 0.8 लाख करोड़, दिस इज ह्यूज अमाउंट, ठीक है। तो ये नेट रिसीट करेगा सेंटर से, मतलब जो नेट रिसीट होंगे ऑफ द सेंटर, मतलब सेंटर को पैसा आ रहा है। अब टोटल ट्रांसफर की बात करी जाए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की, 17.06 लाख करोड़ रुपया 2021-22 में हमने दिया था स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को सेंटर के द्वारा। अब ये बढ़ के हो जाएगा 25.60, मतलब ये एस्टिमेशन दी है 25.60 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को। तो दिस इज अगेन द वेरी ह्यूज अमाउंट, ठीक है, कि आप स्टेट्स में पैसा खर्च कर रहे हैं, चाहे वो टूरिज्म के लिए हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हो, कि आप पैसा डाल रहे हैं स्टेट्स में। ओके, मेजर आइटम्स के ऊपर बात करी जाए, सबसे ज्यादा खर्चा आएगा डिफेंस के ऊपर, 4,91,732 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये सारे सेक्टर्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। एजुकेशन पढ़ सकते हैं आप लोग, एजुकेशन 1,28,650, एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज 1,71,000, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर चीज़ें पूछी जाती होती है, तो एक बार प्लीज़ इसको नज़र मार के जाइए। और सबसे कम खर्चा होगा जो है आपका साइंटिफिक डिपार्टमेंट के ऊपर, यानी कि 55,689 करोड़। हेल्थ के ऊपर भी 98,311 करोड़ रुपया यहाँ पे खर्च किया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द बजट, ठीक है। अब बजट को हमने एक डिस्कशन कर ली है, एक प्राइमरी हाइलाइट्स हमने इसके अच्छे से पढ़ ली हैं। अब इसके ऊपर जो है हम एक प्रॉपर तरीके से क्लास भी बनाएंगे एमसीक्यूज की, ये डिटेल में एक एमसीक्यूज की क्लास भी आएगी आपकी इसके लिए, और वो वीडियो शेयर होगी यहाँ पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। बाकी आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम के साथ ज्वाइन करना, और ये जो PDF है मैं अभी शेयर कर दूंगा आपकी टेलीग्राम के ऊपर। तो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए अपनी। गुड लक गाइज, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।